जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद सुभान एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ बेसिकली डिफरेंसेस ऑफ टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका हम डिफरेंस देखेंगे आज केमिस्ट्री के लिहाज से। उनमें हमारे फॉलोइंग टॉपिक्स ये हैं: मॉलिक्यूलर मास क्या है, फार्मूला मास क्या है, आयंस क्या होते हैं, फिर एटम्स और आयंस में क्या फ़र्क है, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस में क्या फ़र्क है, एंड देन फर्दर मोर आयंस और फ्री रेडिकल्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, फिर अगेन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम। ठीक है, तो इनिशियली स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं हम। तो मॉलिक्यूलर मास, जी तो बच्चों सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स जो थे वो पिछले लेक्चर में भी हमने रिपीट किया था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशी होते हैं जो कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेबल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पिछले टॉपिक में हमने जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिस्कस किया था, तो आज उसी से डिराइव शुदा एक कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो कम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर जब बना है तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई मास भी होगा। तो मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और मॉलिक्यूलर मास के अंदर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स एसोसिएट हैं उन नंबर ऑफ एटम्स का कोई ना कोई एटॉमिक मास है, और जब हम उनके एटॉमिक मासेस को सम कर देते हैं तो जो नेट रिजल्ट आता है हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स की फॉर्म में, उसको हम मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ द सिंपलेस्ट सम ऑफ all atomic masses of all the atoms present in a molecule। ठीक है जी, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले ऑल एटॉमिक मैसेज। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि उनका एडिशन, उनका सम अप हो जाना। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है इट इज़ सिंपली द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मैसेज ऑफ द ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी 2, 4, 5 जो एटम्स हैं वो एसोसिएट हैं, उनकी एटॉमिक मैसेज को काउंट करके सम करें, जो आंसर आ जाएगा वो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल। लें स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज आप ले लें कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें। ठीक है, हम जानते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, बिकॉज कम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर बना है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो देन वी मस्ट हैव टू राइट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सो वी नो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12. Why atomic mass of carbon is 12? The reason is that the atomic number of carbon is simply 6, and when we talk about atomic mass, so then we must have to add number of protons and number of neutrons. So in carbon atom the number of protons and number of neutrons are 6 and 6, so 6 and 6 leads to 12. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कार्बन है उसके अंदर जो एटॉमिक मास है वो 12 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन के नॉर्मल एटॉमिक मास के साथ। तो ऑक्सीजन का नॉर्मल एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास है 16। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं 2 हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 + 16 2 = 32, 2 and 2 4, 3 and 1 4। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाता है 44। ठीक है, अब उसका कोई ना कोई यूनिट भी है, तो वेयर देयर इज मास, मास हैज सम यूनिट्स। ठीक है, तो ये इतने बड़े कॉन्सेप्ट या मॉलिक्यूल्स तो है नहीं कि मास का यूनिट हम यहाँ पे किलोग्राम्स में लें या फिर ग्राम्स में लें। तो यहाँ पे हम इसका जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे, विच इज़ AMU। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक और इसकी एग्जांपल देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। बेंजीन की, ठीक है, ये भी हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो C6H6। ठीक है, अब कोई हमसे कहता है कि भाई हमें जो बेंजीन है इसके एक नॉर्मली मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास बताएं। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कौन से हैं और कितने हैं। तो पता हमें ये लगेगा कि इसके अंदर 6 कार्बन है, तो 6 को आप मल्टीप्लाई करें कार्बन के एटॉमिक मास से,
तो एटॉमिक मास है इसका 12, ठीक है। अब हाइड्रोजन पे जाने से पहले हम बीच में प्लस कर लेंगे क्योंकि हमने सम करना है, ठीक है। तो सम करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है तकरीबन 1.008 विच लीड्स टू सिंपल 1, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो 6 हैं, तो 6 1s are 6 प्लस 12 6 are 72 विच मेक 78। तो अगेन यूनिट यहाँ पे आ जाएगा AMU। तो बच्चों ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास का बेसिक कंसेप्ट। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स का आप सम करें एटॉमिक मास का, जो आंसर आ जाए वो मॉलिक्यूलर मास है। स्टूडेंट सेकंड हमारा टॉपिक है फॉर्मूला मास। अच्छा जी, तो इसमें बेसिक सा डिफरेंस ये है, सारी डेफिनेशन वही इसमें चलेगी आपकी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका ये चेंज होगा कि वहाँ पे जो है नॉर्मली मॉलिक्यूल था, यहाँ पे मॉलिक्यूल तो होगा लेकिन कौन से वाला, आयोनिक कंपाउंड वाला। इसको गौर से सुनिएगा बच्चों, फार्मूला मास किस तरह से डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास से। तो उसकी रीज़न ये है कि इट इज़ आल्सो द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ एंड कर लें। अच्छा जी, तो आयोनिक कंपाउंड अब कौन सा है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो है आयोनिक है, कौन सा कोवलेंट है। तो उसकी रीज़न बेसिक यही है, डिफरेंस उसका यही है कि जब भी आप कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऐसा देखें जिसमें एक सिंगल साइड जो है वो मेटेलिक साइड हो और दूसरी जो है वो नॉन मेटेलिक साइड हो, इसकी पहचान के और भी बेशुमार तरीके हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो यही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब कौन सा ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें एक साइड मेटेलिक है और दूसरी नॉन मेटेलिक है, तो सिंपली NaCl हमारे जहनों में आता है, ठीक है। नॉर्मली टेबल साल्ट, नमक जो है, ठीक है। तो इसमें जो Na है वो सोडियम है, तो चूंकि ये सोडियम है तो हम जानते हैं सोडियम जो है वो एक मेटल है, क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है। वाई क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, बिकॉज क्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस साबित हुआ कि जो NaCl है वो कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम से तो मिलकर बन रहा है, मतलब Na भी है इसमें, Cl भी है, लेकिन एक साइड इसमें मेटेलिक है सोडियम वाली और दूसरी साइड जो क्लोरीन वाली है वो नॉन मेटेलिक है। लिहाजा ये क्या हो जाता है, हमारे पास एक फार्मूला यूनिट बन जाता है, और जब हम फार्मूला यूनिट के एटॉमिक मैसेस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐड करके, तो वो हमारे पास फार्मूला मास बन जाता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली हम इसका फार्मूला मास निकालते हैं, ठीक है। तो NaCl है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Na का एटॉमिक मास लिख लेंगे। तो जो Na है सोडियम, इसका एटॉमिक मास कितना हमारे पास 11 + 12 23 आ जाएगा, प्लस जो क्लोरीन है हमारे पास उसका एटॉमिक मास बन जाता है 35। तो 23 में आप 35 ऐड कर दें, 5 और 3 8, 3 and 2 5, तो दैट इज़ 58, ठीक है। तो तकरीबन 58.5 है इसका एटॉमिक फार्मूला मास। तो अगेन यूनिट की अगर हम बात करें तो AMU विच इज़ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी। तो तरीक़ेकार वही है एडिशन का, एटॉमिक मासेस को पकड़ना है आपने, उनको ऐड करना है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज चेंज हैं। ये आयोनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव है और वो जो है नॉर्मली किसी भी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये आपके बच्चों डिफरेंसेस हैं फार्मूला मास में और मॉलिक्यूलर मास में। नेक्स्ट क्लास है हमारी स्टूडेंट्स आयंस की। तो आयंस की जब भी हम बात करते हैं तो आयंस जो है हमारे पास स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशी है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। कोई भी केमिकल स्पीशी ऐसी आ जाए जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो तो हम उसको कह देते हैं आयन, ठीक है। एटम्स जो हैं वो फर्दर मोर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आयंस में कन्वर्ट होते हैं। और याद रखिएगा कि जो आयंस हैं ना, इनकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। बाज़-ओ-क़ात इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाज़-ओ-क़ात इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आयंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आयंस आर chemical species which bear some charge,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी जो हमारे पास एटम है, एलिमेंट है, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए या कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, कोई साइन आ जाए, तो वो हमारे पास आयन को रिप्रेजेंट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो अगर हाइड्रोजन जो है वो आपके पास सिंपली H की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मली एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये H2 को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और अब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। और जो नॉर्मल हाइड्रोजन हम जिसकी बात करते हैं गैसियस स्टेट में, वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आ जाए इसी हाइड्रोजन की एक और कंडीशन के ऊपर। अगर ये हाइड्रोजन जो है प्लस फॉर्म के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अब ना तो ये एटम है और ना ही ये कोई मॉलिक्यूल है, बल्कि अब ये हाइड्रोजन का आयन है। ठीक है, फर्दर मोर कौन से वाला आयन है? ये कैटायन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आयंस जो हैं वो हमारे पास कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशी है विच बियर सम चार्ज ऑन इट। ठीक है, जिनके अपने ऊपर जो है कोई ना कोई चार्ज होगा। अब आयंस को हमने स्टूडेंट्स फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन जो है ना वो आयंस की, वो कुछ इस तरह से है कि नंबर 1 इज कैटाइंस एंड नंबर 2 इज एनाइंस। हैं दोनों आयंस की कैटेगरीज, लेकिन कैटाइंस किस तरीके से एनाइंस से डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन आप सुने कि जो कैटाइंस हैं वो कोई भी ऐसा आयन है विच हैव ओनली पॉजिटिव चार्जेस, विच हैव ओनली पॉजिटिव चार्जेस ऑन इट। ठीक है, ऑन द अदर साइड जो एनाइंस हैं ये ऐसी हमारे पास केमिकल स्पीशीज हैं विच हैव नेगेटिव चार्जेस ऑन इट। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन जो है वो प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, प्लस चार्ज के साथ। सोडियम जो है वो भी प्लस के साथ है, फिर आपके पास पोटाशियम है वो भी प्लस के साथ आ जाता है। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर हम एनाइंस की बात करें, तो इसमें क्लोरीन जो है वो बड़ी अच्छी एग्जांपल के साथ इसमें आ जाता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एग्जांपल याद रखने का भी तरीका सुन लें। ठीक है, एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, तो रटा नहीं मारना कि एनाइंस में क्लोरीन, तो इनमें जो है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम। उसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सुन लें कि जो हमारे पास आयंस होते हैं ना, कैटायंस और एनायंस, ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की नेचर पर। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे कोई भी एटम, तो वो जो है मोस्टली कैटायंस कहलाते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना है ना, वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स ही सिर्फ शो करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं ना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनके पास मेटेलिक करैक्टर होते हैं। और मेटल्स जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, और सिर्फ मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादातर लूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप कभी भी कैटायंस की अगर एग्जांपल भूल जाएं, तो आपने फ़ौरन अपने जहनों में मेटल्स को लेके आना है। ठीक है, तो मेटल्स आपके पास बेशुमार हैं, जिनमें से सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएं एनाइंस की तरफ। तो एनाइंस जो हैं वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन नॉन मेटल ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब नॉन मेटल्स ही एनाइंस में मोस्टली क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस था आयंस में। आयंस के आगे फर्दर कैटायंस और एनायंस के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स और आयंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो एटम्स और आयंस में फ़र्क समझने के लिए एक बेसिक सा हमारे पास चार्ट है। अच्छा जी, तो एटम्स जो है अगर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करें स्टूडेंट्स, तो जो भी एटम है ना हमारे पास, सबसे पहले जो एटम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली
और अनइंडिपेंडेंटली, ठीक है। जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास वो आज़ादाना भी पाए जा सकते हैं और आज़ादाना नहीं भी पाए जाते, ठीक है। जबकि जो हमारे पास आइंस होते हैं ये तो बिल्कुल ही आज़ाद नहीं पाए जा सकते, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो आइंस हैं ठीक है अनइंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं किसकी निस्बत, एटम की निस्बत, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद आ जाए अगर हम एटम्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो एटम्स जो होते हैं वो दीज आर न्यूट्रल, ठीक है। नेचर वाइज जो है ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये है ना तो इनके ऊपर पास पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ऑन द अदर साइड जो आइंस है हमारे पास दे पोजेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये फिर बिल्कुल ही न्यूट्रल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, एटम्स जो हैं वो मोस्टली स्टेबल अनस्टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये जो है हमेशा अनस्टेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। इनकी एग्जांपल्स में आप देख लें, इसकी एटम्स की एग्जांपल में आपको ना दो तरह की नेचर्स की एग्जांपल डालनी पड़ेगी ताकि आप प्रूफ कर सकें कि एटम इंडिपेंडेंट भी है और एटम इंडिपेंडेंट नहीं भी है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें ना, आज़ादाना पाया जाता है, तो उसमें आपको जो है ना नोबल फैमिली का कोई एटम डालना पड़ेगा, ठीक है, सच एज हीलियम, ठीक है। तो हीलियम जो है बच्चों इसका डुप्लेट रूल जो है वो इसका कंप्लीट होता है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो उस टाइप का जो एटम है वो फर्दर उसको ना इलेक्ट्रॉन किसी को देने की ज़रूरत पड़ती है ना किसी से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो केमिकली जो है ना वो स्टेबल हो जाता है। तो इस सिर्फ नोबल फैमिली की वजह से हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं और इंडिपेंडेंटली अनइंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एक आपके पास नोबल फैमिली वाला आ जाएगा, एक आप कोई भी मेटेलिक एटम लिख सकते हैं सच एज सोडियम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाएं आइंस की तरफ। तो आइंस जो है बच्चों कोई भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, क्लोरीन के हो सकते हैं, ठीक है। जो क्लोरीन है Cl है वो जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके सिंपली Cl- में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक आइंस और एटम्स का फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस में फ़र्क। तो एक साइड पे स्टूडेंट्स आप मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लें, दूसरी साइड पे आप मॉलिक्यूलर आयन ड्रॉ कर लें। अच्छा जी, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो मॉलिक्यूल है वो बनता है बाय केमिकली कम्बिनेशन ऑफ एटम्स या बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो है वो जो मॉलिक्यूलर आयन है ये किस तरीके से बनता है, बाय आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइज होने के नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा इनका फ़र्क मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन का ये आ जाता है कि जो मॉलिक्यूलर आयन्स हैं दीज आर अगेन न्यूट्रल, जब एक एटम जो है वो केमिकल रिएक्ट करके किसी दूसरे एटम के साथ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगेन जो है वो स्टेबल होने की वजह से न्यूट्रल हो जाएगा, उसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं रहेगा। They have either positive और नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्म में भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस आ जाता है। अगेन अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात कर लें मॉलिक्यूल्स की, तो जो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है CO2 लिख लें आप, ठीक है। इसके अलावा H2O कर लें आप, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कर लें आप, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन में आप मीथेन का नॉर्मली मॉलिक्यूलर आयन लिख सकते हैं, ठीक है, CH3 की फॉर्म में, ठीक है। इसको चाहे आप फ्री रेडिकल की फॉर्म में लिख लें या इससे ज़्यादा बेहतर है स्टूडेंट्स आप इसको जस्ट
जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ जो है लिख लें, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल में ये बन जाएगा। एक और इनका बेसिक डिफरेंस हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन का ये आ जाएगा कि जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं ना, ये हम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपने नए नए फीचर को, नए एट्रीब्यूट को। मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल्स दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूली फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब एक मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट एटम्स से कंबाइन होकर मिल जाता है, बन जाता है, तो अब जिन एटम से मिलकर ये बनेगा उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेगा, बल्कि जो एक नया कंपाउंड बना है उसकी नई प्रॉपर्टीज़ को, नए एट्रीब्यूट्स को वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस हैं, ये जो मॉलिक्यूल, जो एटम्स, जिन एटम से ये मिलकर बना है, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा, और ना ही ये जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बना था, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बदौलत ये बना था, ये उसकी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। अनस्टेबल है ना। जब किसी नए एटम या नए इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, फिर ये उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। मॉलिक्यूलर आयंस याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर आयन की सूरत में अपनी प्रॉपर्टी इस वजह से एक्सप्रेस नहीं करता बिकॉज स्टेबल ही नहीं रहता। थोड़ा सा टाइम पीरियड इसको चाहिए होता है, उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज़ करके फिर ये अपनी नई प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्लास है हमारे स्टूडेंट्स, आयंस और फ्री रेडिकल्स में क्या फ़र्क है। तो आयंस और फ्री रेडिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपका बोर्ड का। ये तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एटम्स और आयंस में फ़र्क, मॉलिक्यूलर आयन में, आयंस और आयंस में, ठीक है। बुक के अंदर ये बड़े प्यारे चार्ट के अंदर भी डिफ्रेंशिएट हुए हैं। अच्छा जी, तो आयंस जो है वो अगेन सबसे पहले आप डेफिनेशन के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करें कि जो आयंस जो है हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा आप इनका डिफरेंस ये कर लें, आयंस जो है ना वो हमेशा बनते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। फिर आप तीसरा इसका डिफरेंस स्टूडेंट्स ये लिख लें कि जो आयंस है ना उनकी प्रेजेंस जो है कैन नॉट बी डिपेंड्स अपॉन द इंस्टेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे जो है वो डिपेंड नहीं करता। रोशनी की जितनी भी शिद्दत अगर आ जाए तो उस पर आयंस की जो प्रेजेंट है वो डिपेंड नहीं करती। विदाउट डिपेंडेंस अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, देन फिर आपको फाइनली यहाँ पे एग्जांपल भी लिखनी होगी आयंस की। तो आयंस की एग्जांपल कोई भी अगेन H+, Na+Cl- की आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आ जाए फ्री रेडिकल्स की तरफ। तो फ्री रेडिकल्स की बच्चों डेफिनेशन थोड़ी सी जो है ना डिफरेंट है इन बाकी कॉन्सेप्ट से। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि उनके पास तादाद में 1, 3, 5, 7, 9 के लिहाज से इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और इनको फिर हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे पास, पहला इनका सबसे बेसिक डिफरेंस, दे हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम, ठीक है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तादाद में होते हैं, ठीक है। फिर इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपने बतानी है। इनकी जो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इनके एलिमेंट के सिंबल को ड्रा करके, और उनके ऊपर कोई भी एक डॉट तरह का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट है ये हमें बताएगा कि ये जो हमारे पास गिवन केमिकल स्पीशी है ये एक फ्री रेडिकल है। अगेन फिर इनका डिफरेंस एक ये भी बनता है कि वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, ये लाइट की ये जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
ठीक है। अब आज उनकी भी एग्जांपल्स थी, तो यहाँ पे इनकी भी आप एग्जांपल कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो CH3 की आप डॉट के साथ जो है एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फ्री रेडिकल्स और आयंस बन जाते हैं। अब लास्ट वन हमारा टॉपिक है गाइस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ना, तो देयर आर लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन मोड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इनकी क्लासिफिकेशन के लिहाज से इनकी काफ़ी टाइप्स ड्राइव की जा सकती हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर मेंशन्ड इन योर बुक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना बच्चों मॉलिक्यूल्स की, तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ हमारे पास डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ जो है फिर हमारे पास ट्राइएटॉमिक में, फिर देन पॉलीएटॉमिक में, उसके बाद होमोएटॉमिक में एंड देन हेट्रोएटॉमिक में। जो इनिशियली मैंने 4 तरह के बोले हैं ना, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली, ये क्लासिफिकेशन हमने की हुई है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स की तादाद है ना, ये 4 टर्म्स उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। जबकि जो नीचे वाले 2 मैंने बोले हैं होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये बच्चों नेचर वाइज डिफाइन कर रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल की टाइप को। तो डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट वन इज मोनोएटॉमिक। अच्छा जी, तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा होगा मॉलिक्यूल होगा जो कि एक तरह के एटम से, एक ही एटम से मिलकर बन रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये अगर हाइड्रोजन जो है हमारे पास सिंपल H की फॉर्म में, सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास मोनोएटॉमिक है, ठीक है। तो इसकी हम अगर डेफिनेशन ड्रा करें तो ये है कि इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओनली वन एटम। जब एक एटम इंडिपेंडेंटली पाया जाता है अकेला, तो वो मोनोएटॉमिक की एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में आप लिख लें, हीलियम एटम की बात कर लें, ठीक है, या फिर नियॉन एटम की आप बात कर लें, ठीक है। एक एटम जब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा तो वो मोनोएटॉमिक की एग्जांपल में आ जाएगा। सेकंड वन अगर हम देखते हैं दैट इज़ डाइएटॉमिक। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की भी एग्जांपल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। इनके अंदर 2 एटम्स जो हैं वो पाए जाएंगे। तो 2 एटम्स की बात कर लें, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है मैंने, वेयर देयर इज़ नथिंग देयर इज़ वन, तो यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन लिख लूँगा, लेकिन यहाँ पे इसके जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। तो पहले भी बताया मैंने कि जो हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, जो गैस हमारी सराउंडिंग में है, तो H2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब H2 अब मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सिंपली एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये मोनोएटॉमिक में आ जाएगा और ये वाला डाइएटॉमिक में आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल आप इसकी ले लें बच्चों, जो हमारे पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये भी एटमॉस्फेरिक गैस ही है, लेकिन देखें कि ये भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आ रहा है, क्योंकि जो नाइट्रोजन सिंपली इसका सिंबल तो N है, लेकिन नेचुरली ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास मोस्टली N2 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कैसे समझेंगे आप लोग बच्चों, ये देख लें, इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ना, ये असल में इस तरीके से है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि नाइट्रोजन का एक एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है कनेक्ट हुआ हुआ है, लिहाजा ये जो N है N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चूंकि 2 नाइट्रोजन हैं, तो लिहाजा ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जी अब स्टार्ट करें सर। वो मूवी पीछे एकदम जो है ना ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई थी।
तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल से दोबारा स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ। तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 3 एटम्स। इनके पास 3 एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल से हमें पता लग जाएगा। मिसाल के तौर पर 3 एटम्स आप कोई भी देख लें, पानी का मॉलिक्यूल है H2O, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन अब 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो लिहाजा ये ट्राइएटॉमिक है। बच्चे गलती ये करते हैं कि इसमें देख लेते हैं सिंपल कि भाई पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो 2 एटम है। तो 2 एटम्स नहीं है गाइस। हमने एटम्स को देखने के लिए नेचर ऑफ एटम्स नहीं देखनी, हमने नंबरिंग ऑफ एटम्स देखनी है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल जो है वो 3 एटम्स हो जाते हैं इसमें। तो लिहाजा H2O जो है वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में आ जाता है। अब आ जाएं स्टूडेंट्स, नेचर वाइज हमने मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। तो एक है हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे हमारे पास हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो होमो मतलब ऑलरेडी सेम होता है। कल प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर सेम तरह के एटम्स होंगे, लेकिन एक नहीं होगा, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, चूँकि ये मॉलिक्यूल है। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं विच हैव सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब देखें गाइस, यहाँ पे वो 1, 2 या 3 एटम्स की बात नहीं कर रहा, जस्ट वो ये बात कर रहा है कि एक ही तरह के यहाँ पे इसके अंदर एटम्स होंगे, तो सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो एग्जांपल देखें, एग्जांपल आपको क्लियर करती है। हमारे पास ओजोन है, ठीक है। अब ओजोन जो है ना वो ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है, बहरूपियत है। अब जो ऑक्सीजन है वो सिंपली O, दैट इज़ मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन, इसकी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगेन ये मोनोएटॉमिक में भी आ जाएगा, तो O1, ठीक है। फिर यही ऑक्सीजन जो है बच्चों ये O2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हमारे सराउंडिंग में है, जिसको हम जो है इनहेल कर रहे हैं रिस्पायरेशन में, गैस को, ऑक्सीजन गैस की जिसकी हम बात करते हैं। तीसरी जो ऑक्सीजन की फॉर्म है दैट इज़ O3, ठीक है। ये ओजोन गैस है जो कि ज़मीन से 12 से 25 किलोमीटर के दरमियान में एक लेयर है जो कि सूरज से आने वाली यूवी रेज़ को प्रोटेक्ट करती है, उसको रोकती है, और जो ज़मीन के ऊपर लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइवल में मदद देती है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, लेकिन 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 3 एटम्स तो हैं, लेकिन तीनों को तीनों ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं, तो लिहाजा ये सेम टाइप ऑफ एटम्स में आ जाएंगे और हम इसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में ले आएंगे, ठीक है। तो दैट इज सिंपली ओजोन, ठीक है। अब आ जाए हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ। तो गाइस जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे विच हैव, वहाँ सेम था, यहाँ पे आप डिफरेंट कर लें, विच हैव डिफरेंट, तो नंबरिंग नहीं कहना, टाइप्स कहना है, विच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन देम, ठीक है, विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन देम, ठीक है, जिनके अंदर एटम्स की डिफरेंट टाइप्स होंगी। अब इसकी एग्जांपल में आप लोग देख लें बच्चों, तो H2O भी आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास NaCl आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास जो है इसमें KBr पोटाशियम ब्रोमाइड आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें बच्चों, तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी वाटर है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये पोटाशियम ब्रोमाइड है। एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ये Na और Cl से मिलकर बन रहा है, ये K और Br से मिलकर बन रहा है, ये H और O से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल तो बने हुए हैं ना, लिहाजा ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। एक लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट रह गया स्टूडेंट्स, दैट इज पॉलीएटॉमिक।
अच्छा गाइस, जब भी पॉली की बात करते हैं ना, तो पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ हम कर सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एक के लिए मोनो कर लिया, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, उसके बाद हम फिर टेट्रा पेंटा में नहीं जाते, बल्कि डायरेक्ट हम पॉली की तरफ चले जाते हैं। दिस पॉली वर्ड जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर पाए जाएं तो उसको हम एक नया फिनोमिना दे देते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखें, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं विच हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ, या फिर मैनी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में एटम्स एग्जिस्ट करते हैं तो दे मे बी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज की एग्जांपल इसमें हमारे जहनों में आती है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर नेचर ऑफ एटम्स जो हैं बेशक 3 हैं, CHO, ऑर्गेनिक इन नेचर, लेकिन अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 6 आर देयर, 12 आर हेयर एंड अगेन 6 आर देयर, ठीक है। तो C6H12O6, तो अगर हम इनको एसोसिएट कर लें तो 6 + 12 + 6 हमारे पास 12 और 6 18 और 6 24 बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इससे ज़्यादा भी ऑर्गेनिक फैमिली के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाते हैं जो 1 2 3 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़्यादा एटम्स होने की वजह से हम इनको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स कह देते हैं। तो गाइज़ ये हमारा आज का लेक्चर था, तो कोशिश कीजिएगा इसको थोरोली आप कीजिएगा और ये बेसिक टर्म्स को परमानेंटली अपने जहनों में जो है ना इंस्टॉल कीजिएगा, मेमोराइज़ कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफ़िज़।